Hello friends, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. Friends, TGT, PGT, LT Grade English वन लाइनर क्वेश्चंस एंड आंसर्स का हमारा सीरीज गति पर है, जिसका आज हम पार्ट 25 डिस्कस करेंगे, जो कि पूरी तरह से लिटरेरी फॉर्म एंड टर्म्स पर आधारित है। लिटरेरी फॉर्म्स ऑफ टर्म्स से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें मिलने वाले हैं आपके लिए। इतने भी सीरीज अब तक आप तक पहुंचे हैं, अच्छा सीरीज पहुंचा है और अच्छा पहुंचाने की हम प्रयास करते रहेंगे। और फ्रेंड्स, कमेंट अवश्य किया करें आपको वीडियो कैसा लगा या किस तरह के वीडियो चाहिए, क्या सुधार की और आवश्यकता है, तो हम उसमें और इम्प्रूव करके आप तक वीडियो पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। बने रहिए। दी ओके इंग्लिश आपके साथ है, आपके कंधे से कंधे मिलाकर के कार्य करता रहेगा और आप निश्चित रूप से सिलेक्ट होंगे। ये शुभकामनाओं के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए, शुभकामनाएं जब काम आती है हम मेहनत करते हैं। कोई भी माता पिता, गुरु या टीचर या दोस्त मित्र जो हमारा हमसे प्रेम रखता है, वो शुभकामनाएं तो दे सकता है केवल, लेकिन हमें करना खुद है। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देम सेल्फ। भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं जो खुद में समर्थ होते हैं। भगवान वीरों की सहायता करते हैं, कायरों की नहीं। शब्द टफ लग रहा होगा, कड़वा लग रहा होगा, लेकिन रियलिटी है। आप वीर हैं, मेहनत करेंगे तो ईश्वर आपका साथ देगा। यदि आप केवल भजन करने से सफलता नहीं मिलती, भजन करने से मन को जो शांति मिलती है, लेकिन सफलता के लिए हमें कठिन मेहनत चाहिए। ईश्वर का भजन अलग चीज़ है और प्रयास, कठिन मेहनत और अलग सफलता अलग चीज़ है। तो ईश्वर का भजन करिए और कठिन मेहनत करिए। कठिन मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, कोई दुनिया में मंत्र नहीं जो बिना पढ़े कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये विशेष सेशन, पार्ट 25। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, सिंपलिसिटी, स्वीट म्यूजिक एंड मेलोडी आर रिमार्केबल फीचर्स ऑफ। सरलता, मधुरता, संगीत और माधुर्य इनका उल्लेखनीय विशेषताएं हैं। किसमें होती हैं? ये बैलाड की होती है। किसकी होती है फ्रेंड्स? ये बैलाड। सिंपलिसिटी होती है, मधुरता होती है, म्यूजिक का भाव भी इसमें शो होता है। अक्सर बैलाड देसी गीतों पर आधारित होते हैं, जिसमें गाते सुर संगीत आप देखते होंगे गांव देहात में, वो बैलाड ही एक तरह का होता है, इसे बैलाड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज असाइड? असाइड क्या है? एड्रेस्ड इन वर्ड्स दैट द अदर एक्टर्स आर नॉट सपोज्ड टू हियर। ऐसे शब्दों में कुछ चीज़ों को संबोधित किया जाता है जिससे ऐसा लगता है कि दूसरे एक्टर्स नहीं सुन रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि दूसरे एक्टर इस बात को नहीं सुन रहे हैं। जैसे आप देखते हैं, सोलिलोकी और एसाइड लगभग कुछ मिलता जुलता है, लेकिन उसका वो स्वयं में ही होता है और ये अलग बोलते हैं। हु रोट मेटाफिक्शन? मेटाफिक्शन किसने लिखा? किसने लिखा था? पैट्रिशिया वोफ ने लिखा था। पैट्रिशिया वोफ, पैट्रिशिया वोफ ने मेटाफिक्शन को लिखा था। डर्ज मीन्स, डर्ज क्या होता है? ए सॉन्ग ऑफ ग्रीफ। डर्ज का मतलब होता है ए सॉन्ग ऑफ ग्रीफ। ग्रीफ मतलब दुख, दुख का गीत, शोक गीत से कह देते हैं। 5th नंबर है, द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल शेक्सपियरियन सोनेट इज। जो शेक्सपियरियन की सोनेट है उसका फॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है, औपचारिक संरचना क्या है उसकी? तो उसकी संरचना क्या है? 3 क्वार्टरेंस एंड अ कपलेट। मतलब जो सोनेट होती है 40 लाइन्स की होती है और शेक्सपियर की सोनेट का जो प्रकार है 3 क्वार्टरेंस। क्वार्टर मतलब 4 लाइन की पोइम होती है। 3 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा? 12। और एक कपलेट, कपलेट का मतलब 2 लाइन की कविता, तो 12 और 2 14 लाइन, मतलब 14 लाइन की सोनेट होती है
जिसमें जो शेक्सपियर सोनेट मानी जाती है, इसमें डियर गाइस 3 क्वार्टेंस होते हैं और एक लास्ट में कपलेट होता है। ओके, ये स्ट्रक्चर है उनकी लाइन का, पूछा गया है। 6 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलेजी। एलेजी आप समझते हैं क्या होता है? एलेजी, एलेजी एक शोकगीत होता है जो किसी के अपने प्रिय की मृत्यु के बाद गाया जा सकता है, या कहना चाहिए लिखा जा सकता है। तो लेखन कार्य से मतलब है यहाँ पर। तो इनमें जो दिए हैं 3 तो आपकी एलर्जी है, लेकिन एक नहीं है, लिसिटस एलर्जी है, थायरसिस एलर्जी है, आई आएगा, ठीक है, इम इन मेमोरियम एलर्जी है, जबकि कौन नहीं है? एंडीमेन, एंडीमेन ये आपकी एलर्जी नहीं है। अब थोड़ा इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि अगर एलर्जी कौन कौन सी क्या है। देखिए, लिसिडस की बात करें, लिसिडास या लिसिडस इसे कह सकते हैं, तो लिसिडास या लैसिडास ही पढ़ सकते हैं। 1637 में लिखी गई थी। किसने लिखा था? मिल्टन ने लिखा था, जॉन मिल्टन। पास्टोरल एलेजी है, डेडिकेटेड टू एडवर्ड किंग। एडवर्ड किंग की मृत्यु पर शोक पर उन्होंने शोक गीत लिखा था लिसिडास नाम से। कब लिखा था? 1637 में। किसने लिखा था? मिल्टन ने। कैसी एलेजी है ये? पास्टोरल एलेजी मानी जाती है। किसको लिखी थी? एडवर्ड। तो कई क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं फ्रेंड्स। लिसिडास की रचना कब हुई? 1637 में। किसने लिखा था? मिल्टन ने। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया यहाँ से। ये मिल्टन ने 1637 में कौन सा लेख लिखा? तो लिसिडास ये भी आ सकता है। लिसिडास किस प्रकार की एलर्जी है? पास्टोरल एलर्जी है। किसके लिए डेडिकेट है? एडवर्ड किंग। तो 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से हमें मिल सकते हैं लिसिडास। अगला पॉइंट है थायरसिस। थायरसिस कब लिखी गई थी? 1865 में। किसने इसे लिखा था? मैथ्यू आर्नोल्ड ने। ये क्वेश्चन कब लिखी गई थी? किसने लिखा था? मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखा था। 2 क्वेश्चन यहाँ से रेडी हो गए। ओके, या मैथ्यू आर्नोल्ड ने थायरसिस किस सन में लिखी? इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है, कमेमोरेट हिज फ्रेंड्स, अपने मित्र के लिए, द पोएट आर्थर हकलफ। द पोएट आर्थर हकलफ, जो आर्थर हग या ह्यू से कहते हैं, ह्यू कला के लिए उन्होंने लिखा था। हु हैड डाइड इन नवंबर 1861 एज्ड ओनली 42। मतलब जो थायरसिस एलर्जी है 1865 में मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखी थी। अपना मित्र या उनका मित्र जो कि एक कवि भी था साथ में, क्या था? कवि था, इनका नाम था आर्थर ह्यू क्लब। कब मृत्यु हुई थी उनकी? 1861 में। कितनी उम्र थी? 42। कई क्वेश्चन बन जाएंगे कि जब मैथ्यू आर्नोल्ड के मित्र की मृत्यु हुई जिन पर उन्होंने थायरसिस लिखा है आर्थर ह्यू क्लब की, कितनी एज में हुई थी? तो 42 एज में। कब हुई थी? 1861 में। तो इस तरह से कई क्वेश्चन इससे मिल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है। अगला इसमें इन मेमोरियम, ये भी हमारी एलर्जी है, इसे शॉर्ट में AHH से कहते हैं। AHH कैसे आएगा देखिए अभी मालूम पड़ेगा। कब लिखी गई थी? 1850 में, 1850 में। किसने लिखा था? एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। ठीक है। एन एलर्जी फॉर हिज कैम्ब्रिज फ्रेंड, मतलब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पढ़ते समय फ्रेंड थे इनके, क्या थे? आर्थर हेनरी हेलम। ए से आर्थर, एच से हेनरी, एच से हेलम। तो इसको शॉर्ट में इन मेमोरी का नाम दिया AHH। ये भी पूछ लिया जाता है। हु डाइड ऑफ सेरिब्रल हेमरेज एट द एज ऑफ 22 ईयर्स, मतलब 22 साल की उम्र में ही। यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट 21, 22, 20 साल लगभग होता है। तो इनमें इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? वियना में हुई थी। कब? 1833 में। बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बन जाएंगे फ्रेंड्स यहाँ से। किस पर लिखी है? किसके लिए लिखा है? देखिए, पहले पूछा किसके लिए लिखा है, तो लिखा है आर्थर हेनरी हेलम के लिए, एक क्वेश्चन। दूसरा, कब लिखी गई? 1850, 2 क्वेश्चन। अब जब उनके मित्र की
मृत्यु हुई थी तो उनकी उम्र कितनी थी? 22 ईयर्स, 22 साल। अगला क्वेश्चन, 4 हो गए। अब कहाँ हुई थी, कहाँ का मामला है? तो ये वियना में हुई थी। कब हुई थी? 1833 में हुई थी। किस कारण से हुई? तो डायड ऑफ सेरेब्रल हेमरेज, ये भी पूछ लिया जाएगा। मतलब किस कारण था? सेरेब्रल हेमरेज, मतलब उनका कैसे हुई थी मृत्यु? मस्तिष्क में रक्तस्राव हुआ था, ब्रेन हेमरेज बोल देते हैं, और ब्रेन हेमरेज। इस तरह से फ्रेंड्स बहुत हमारे इसमें कई क्वेश्चन मिल गए। अब देखिए, जो एलर्जी नहीं है, जिसका जो क्वेश्चन दिया था एंडीमियन, ये कब लिखी गई थी? 1818 में। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। 1818 में लिखा था जॉन कीट्स ने। ए पोएम बाय जॉन कीट्स फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1880, मतलब 1818 पब्लिश किया गया था बाय टेलर एंड हैसे ऑफ फ्लीट स्ट्रीट इन लंदन, मतलब इसे पब्लिश किया था टेलर और, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि एंडीमियन 1818 में पब्लिश हुई थी, किसने किया था? तो टेलर एंड हैसे ऑफ फ्लीट स्ट्रीट इन लंदन में। आगे लिखा है, किसके परफेक्शन में लिखी है? तो मतलब ये पोएम जो है जॉन कीट्स ने लिखी थी। डेडिकेटेड टू दिस पोएम टू द लेट पोएट थॉमस चैटरटन। किसको लिखी थी? लेट पोएट मतलब मृतक जो पोएट थे थॉमस चैटरटन के लिए उन्होंने लिखा था। द पोएम बिगिंस विद द लाइन ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। ये भी बहुत पूछी जाती है। ये लाइन की शुरुआत कहाँ से होती है? थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसका? ये एंडीमियन का है। एंडीमियन इज रिटन इन राइमिक कपलेट्स इन आइम्बिक पेंटामीटर, आल्सो नोन एज हीरोइक कपलेट। एंडीमियन किस में लिखी गई है? कपलेट फॉर्म में लिखी गई है, हीरो कपलेट फॉर्म में या आइम्बिक पेंटामीटर में। तो इस तरह से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन इसमें हमारे बन सकते हैं। आसानी से 2 बार वीडियो को आप देख लेंगे, 2 से 3 बार लगातार, तो निश्चित रूप से आपको बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर रीड करते हैं। वुमनिस्ट इज टू फेमिनिज्म एज पर्पल इज टू लैवेंडर इज ए फ्रेज यूज्ड बाय। जो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 है, पूछ रहा है कि वुमनिस्ट इज टू फेमिनिज्म, नारीवाद के लिए, एज पर्पल एज टू लेवेंडर, ऐसा ही है जैसे बैंगनी लेवेंडर के लिए। तो ये वाक्य है, फ्रेज है, ये किसने उपयोग किया है? तो एलिस वाकर ने इसका यूज किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे फ्रेंड्स। कंसीट एंड विट आर द फीचर्स ऑफ। कंसीट एंड विट, कंसीट मतलब दम और बिट मतलब बुद्धि। दम और बुद्धि किसकी फीचर से, किसकी विशेषताएं हैं? तो मेटाफिजिकल पोइट्री की विशेषताएं फ्रेंड्स। किसकी हैं? मेटाफिजिकल, तत्व मीमांसा पोइट्री की ये विशेषताएं। इसके बारे में पीछे हम डिटेल में थोड़ा आपको बता चुके हैं। द वर्ड कैथारसिस इज टेकन फ्रॉम द फील्ड। कैथारसिस वर्ड कहाँ से लिया गया है? तो ये मेडिसिन क्षेत्र से लिया गया है फ्रेंड्स। इसके बारे में थोड़ा सा पहले समझा चुके हैं, चिकित्सा क्षेत्र से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, द टर्म द लॉस्ट जनरेशन इज यूज टू रेफर टू। द लॉस्ट जनरेशन जो टर्म है, किससे? लॉस्ट मतलब खोई हुई पीढ़ी। इसका प्रयोग संदर्भ किससे किया गया है? तो ये किससे किया गया है? अमेरिकन राइटर्स इन द सिविल वॉर पीरियड। ये अमेरिकन राइटर्स ने इसको यूज किया था। कब? सिविल वॉर पीरियड में, मतलब गृह युद्ध काल में अमेरिकी लेखकों ने इसे यूज किया था। देखिए, अब आपने लॉस्ट जनरेशन मतलब सब कुछ खो दिया, अर्थात रियलिटी को खो दिया, अपने विचारों को खो दिया। इस तरह से लॉस्ट जनरेशन इन्होंने प्रतिपादित किया था। इसके कुछ जो राइटर्स थे उनके हम नाम थोड़े देखेंगे, कौन कौन इससे संबंधित थे। रिलेटेड पीपल थे अर्नेस्ट हेमिंगवे, एफ स्कॉट फिट्जरलैंड, श्रीवुड एंडरसन थे, जॉन डॉस पैसोस थे और ई कमिंग्स थे। ये इससे संबंधित थे लॉस्ट जनरेशन के। इसमें कुछ पूछा जाता है कि लॉस्ट जनरेशन से कौन संबंधित है? तो ये सब कुछ हमारे
लोग थे, राइटर्स थे, तो इनको आप भी नोट डाउन कर सकते हैं। 11 नंबर है ऑटोबायोग्राफी मीन्स। ऑटोबायोग्राफी आप समझते ही आत्मकथा होती है, बायोग्राफी होती है दूसरी। ऑटो सब लिख दिया, बायोग्राफ दूसरे के बारे में लिखना, ऑटो मतलब अपने आप से संबंधित है। द लाइफ ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, मतलब किसी व्यक्ति की जीवन गाथा किसी स्वयं के द्वारा लिखी जाना ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। बायोग्राफी मतलब दूसरे की जीवन गाथा लिखना। 12 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स टॉकिंग टू वन सेल्फ, खुद ही बातें करना। स्पोक्समैन होता है, सोलिलॉक्वी होता है, या ओरलिटी होता है। तो आप समझते हैं सोलिलॉक्वी होता है। क्या होता है? सोलिलॉक्वी मतलब आत्म भाषण स्वयं करते हैं, खुद से बात करना। 13 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन एपिक, नीचे लिखे हुए हैं एपिक कौन सा है इनमें? डैफोडिल्स है, पैराडाइज लॉस्ट है, कुबला खान है, हाइपेरियन है। तो कौन सा इसमें जो है, तो इसमें फ्रेंड पैराडाइज लॉस्ट जो एपिक है, क्या है? पैराडाइज लॉस्ट हमारा एपिक है। किसने लिखा है आप बताएंगे? तो ये किसने लिखा है? ये मिल्टन ने लिखा है। कितनी बुक्स होती है एपिक में मोस्टली? तो 12 बुक्स होती है, पहले बता चुके हम। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज ए शेजरा इन पोइट्री। पोइट्री में शेजरा या कैजरा बोलेंगे, सॉरी से कैजरा बोलते हैं, सॉरी शेजरा में गलत पढ़ दिया। कैजरा, कैजरा क्या होता है पोइट्री में? ए पॉज इंडिकेटेड बाय ए कोमा, मतलब एक कोमा के द्वारा इस तरह से कोमा लगा दिया, पॉज मतलब थोड़ा रुकना, इसे कैजरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? कैसरा या कैजरा, अल्पविराम भी कह देते हैं। द हीरोइक कपलेट जनरली इन, जो हीरोइक कपलेट लिखे जाते हैं मोस्टली किसमें लिखे जाते हैं? आइम्बिक पेंटामीटर में। जैसे अभी हमने पीछे देखा था, किसने लिखा था? अभी हमने अभी पीछे पढ़ा था आइम्बिक पेंटामीटर में क्या चीज़ लिखी हुई है। अभी देखिए, अभी हम बात कर चुके थे, अभी देखते हैं फ्रेंड्स, अभी डिस्कस किया था। ये आपका एंडीमियन हीरोइक कपलेट में आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी होती है, हीरोइक कपलेट अर्थात आइम्बिक पेंटामीटर। तो फ्रेंड्स आज के लिए हमारे ये 15 क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखा करें फ्रेंड्स। अच्छा लगा तो अच्छा लिखिए, अगर खराब लग रहा हो तो खराब लिखो, हमें कोई एतराज नहीं है। कम से कम देखिए, अगर आप रेस्पॉन्स देंगे अपोजिट नेगेटिव जैसा भी हम सबको सहज स्वीकार करेंगे। खराब क्यों लग रहा है वो भी आप लिखेंगे, अगर आप कहेंगे कहाँ आवश्यकता सुधार करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।